हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। आज हम हमारी वीडियो में एक प्रोग्राम को देखने वाले हैं और इस प्रोग्राम के थ्रू हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को और अच्छे से समझेंगे और उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। तो आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना देखेंगे और ये ग्रेटेस्ट नंबर का प्रोग्राम हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम स्टैटिक वेरिएबल्स बना के हमने वो काम किया था और आज हम यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेट कराकर ये काम करेंगे। और इस प्रोग्राम में होता क्या है, हम कुछ नंबर्स लेते हैं और उन नंबर्स में से हम फाइंड करते हैं कि कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और हमारा कंप्यूटर उस ग्रेटेस्ट एलिमेंट को आपको बता देता है। तो इसमें होना क्या है कि सबसे पहले हम एक नंबर डालेंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, फिर हम वो सारे नंबर्स डालेंगे, वो सारे एलिमेंट्स डालेंगे और फिर उसमें से जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा उसको निकालने के लिए यहाँ पर कोई कोड लिखेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को आपको समझाता हूँ। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया है, stdlib.h और stdio.h इंक्लूड कराई है। तो अब यहाँ पर लॉजिक देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होगी, आपको नंबर एंटर करवाना है। तो आप नॉर्मली प्रिंटफ से एंटर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल के एक आपने नम बना दिया है और वो इंटीजर टाइप का है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं तो वो इंटीजर टाइप के नंबर में स्टोर हो जाएंगे। तो अब ये नम क्या स्टोर कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको चाहिए। इसके बाद आपको पता है कि आपको यार डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करानी होगी, कुछ नंबर चाहिए, मतलब आपको नम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए ना। तो ये जो आपके नम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसके लिए आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेट करानी होगी। और आपको पता है कि उसके लिए हमें एक पॉइंटर बनाना होता है। और आज हम ये फ्लोट टाइप का पॉइंटर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम ये जो एलिमेंट्स इनपुट कराना चाहते हैं ना, इनमें हम फ्लोटिंग नंबर्स इनपुट कराना चाहते हैं। क्योंकि मान लो अगर आपको 5.6 और 5.7 में आपको देखना हो कि कौन सा ग्रेटर है, तो आपका ये जो अगर इंटीजर टाइप के नंबर्स होंगे ये, तो आप नहीं कर पाओगे और आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि वो दोनों ही 5 स्टोर कर रहे होंगे। और वो अगर फ्लोट टाइप के नंबर्स होंगे तो आप देख सकते हो कि 5.6 और 5.7 में से आपका 5.7 बड़ा है। इसलिए यहाँ पर देखो हमने फ्लोट टाइप का एक पॉइंटर बनाया है और उस पॉइंटर का नाम हमने डेटा रख दिया, क्योंकि इसको यूज करके हम सारा डेटा पहले स्टोर कराएंगे। और अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम डेटा को क्या असाइन कर रहे हैं, एक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं कैलॉग का यूज करके। कैलॉग को याद करो क्या करता था, कैलॉग एक नंबर ऑफ ब्लॉक्स बना देता है। कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स, इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए होता है और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है साइज ऑफ ब्लॉक्स के लिए। तो ये साइज ऑफ फ्लोट का नम नंबर ऑफ ब्लॉक्स बना देगा और उन्हें हम टाइप कास्ट करेंगे फ्लोट टाइप में, क्योंकि कैलॉग आपको पता है, कैलॉग और मैलॉग दोनों ही वॉइड टाइप के पॉइंटर रिटर्न करते हैं। लेकिन ये डेटा जो है, ये डेटा फ्लोट टाइप का पॉइंटर है, तो इसे एक फ्लोट टाइप की ही पॉइंटर वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ पर स्टोर कर लेगा। उसके बाद इस कंडीशन को देखना यार, ध्यान से समझना। ये इसलिए ऐड करिए यहाँ पर कि आपको समझ आए कि अगर हमारी मेमोरी एलोकेट नहीं होती उसके लिए क्या होता है। तो डेटा अगर नल हो गया ना, नल यहाँ पर देखो ये कीवर्ड है, अगर डेटा की वैल्यू नल है तो इसका मतलब ये है कि हमारी मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई और ये जो आपका फंक्शन था ना, इसने नल रिटर्न कर दिया। नल रिटर्न कर दिया तो आपने प्रिंट करा दिया एरर मेमोरी नॉट एलोकेटेड, और उसके साथ ही साथ आपने एग्जिट 0 करके अपने प्रोग्राम को भी खत्म किया। तो आपकी मेमोरी एलोकेट ही नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वैसे ये चीज ना होती बहुत कम है, क्योंकि इतनी सी मेमोरी आप एलोकेट करा रहे हो तो आपका मेमोरी नहीं एलोकेट होने का सवाल नहीं आता। तो आपकी मेमोरी मान लो एलोकेट हो गई, ठीक है, तो आपके नम नंबर ऑफ छोटे छोटे ब्लॉक्स बन गए। सबसे पहले तो यार ये छोटी सी चीज है कि आपको पहले सारे नंबर्स डलवाने होंगे अपने यूजर से, ठीक है। तो आप एक फॉर लूप चलाओगे जो नम टाइम्स चलेगा। तो आपने यहाँ इस फॉर लूप को नम टाइम्स चला दिया, i इक्वल 0 से लेके i लेस देन नम तक, और हर बार आइट्रेशन बढ़ती रहेगी। और ये करेगा क्या, हर बार प्रिंट कराएगा एंटर नंबर परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का मतलब ये i प्लस 1 हमने क्यों दिया है, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 0 होगी तो 0 प्लस 1 मतलब पहला नंबर हम एंटर कराना चाहते हैं अपने फर्स्ट आइट्रेशन में। तो पहला नंबर एंटर कराएंगे अपने फर्स्ट आइट्रेशन में, और स्कैन कैसे करेंगे उस पहले नंबर को, ध्यान से देखना इस चीज को। हम बोलेंगे स्कैन एफ और परसेंटेज एफ करके। अब ये परसेंटेज एफ बोलेगा कि मुझे एक एड्रेस चाहिए और वो जो एड्रेस है वहां पर एक फ्लोट टाइप का हम वैल्यू इनपुट कर सके। तो ये डेटा जो है, ये डेटा एक एड्रेस ही तो है ना। डेटा क्या होता है, डेटा एड्रेस ही स्टोर कर रहा होता है अपने बेस एलिमेंट का। तो हमारा जो ये मेमोरी एलोकेट हुई होगी उसका जो सबसे पहला ब्लॉक होगा ना, उस पे ये डेटा पॉइंट कर रहा होगा। तो हमें यहाँ एम्परसेंड नहीं लगाना होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम पॉइंटर का यूज कर रहे हैं और पॉइंटर यहाँ पर एड्रेस ही स्टोर कर रहा होता है। और डेटा प्लस आई से हमारा क्या मतलब है, इसे हम पॉइंटर अरिथमेटिक कहते हैं। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी है और आई होप आपको पता होगा और आपको समझ आ रहा होगा यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। डेटा प्लस आई मतलब फर्स्ट आइट्रेशन में 0 है
तो डेटा प्लस 0 मतलब ये बेस एड्रेस ही है, तो यहाँ पर पहले ब्लॉक में ही जो मेमोरी है वो स्टोर होगी। और फिर जब हम डेटा प्लस आई, जो हमारा सेकंड आइट्रेशन है, मान लो आई की वैल्यू जब 2 हो गई, तो यहाँ पर एंटर नंबर परसेंटेज डी की जगह क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि 1 + 1 हो जाएगा। और नंबर 2 में हम क्या स्कैन कराएंगे, स्कैन कराकर बोलेंगे डेटा प्लस आई पे ये वैल्यू स्टोर कर दो। डेटा प्लस आई जो एड्रेस है उस पे इस वैल्यू को स्टोर कर दो जो आपका यूजर इनपुट करेगा। और डेटा क्या स्टोर कर रहा था, बेस एड्रेस। डेटा प्लस आई, आई की वैल्यू 1, तो मतलब एक एड्रेस आगे आएगा वो, और वो जो एड्रेस है वहां पर इस वैल्यू को सेव कर देगा। और ऐसे ही हम आई आगे बढ़ाते रहेंगे और पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करते करते हम अपनी वैल्यूज को आगे बढ़ा बढ़ा के सारी इनपुट करा लेंगे। और जितना आपकी मेमोरी होगी उतनी बार ये चलने वाला है, जितने ब्लॉक्स हैं उतनी बार ये चलेगा और उतने नंबर्स को ये इनपुट करा लेगा। तो ये डायनामिकली हमने मेमोरी एलोकेट भी करा ली और उस डायनामिक मेमोरी पर कुछ वैल्यूज भी सेव करा ली। तो अब आपका काम है, अब आपको दिमाग लगाना होगा। अब आपको यहाँ पर फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर का कोई एक कोड लिखना है छोटा सा, और इस कोड में भी हम फॉर लूप का यूज करेंगे। इसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ये चीज मैं हटाता हूँ, ये बाद में आपको समझाऊंगा मैं। देखो, फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो आप क्या लॉजिक लगाओगे यहाँ पर, खुद अपने दिमाग में सोचो। और देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमने बोला है कि ये एक फॉर लूप में चलाऊंगा, i इक्वल्स 1 से चलाऊंगा इसे, i इक्वल्स 0 से नहीं चलाऊंगा, i इक्वल्स 1 से लेकर i लेस देन नम तक चलाऊंगा। और फिर क्या बोलूंगा, i प्लस प्लस भी करता रहूंगा। और इसके अंदर मैं एक कंडीशन डाल रहा हूं कि स्टार ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा पे वैल्यू सेव्ड है, अगर वो छोटी है, स्टार ऑफ डेटा प्लस आई, मतलब अगर वो छोटी है, डेटा प्लस आई मतलब जितना आई की वैल्यू होगी उतना आगे जाओ, और वहां पर जो वैल्यू है ना, उससे अगर ये फर्स्ट वैल्यू आपकी छोटी है, तो स्टार डेटा मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट जगह है वहां पर वैल्यू को कर दो स्टार ऑफ डेटा प्लस आई। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो कि आपने यहाँ पर नम की वैल्यू ना 5 दे दी, ठीक है, नम की वैल्यू 5 डल गई थी। अब आपको क्या होगा, अब यहाँ पर एक 5 ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी क्योंकि नम की वैल्यू 5 है। उसके बाद आप 5 नंबर्स को एंटर कराओगे। 5 नंबर्स को एंटर आपको कराना है, तो मान लो आपको फ्लोटिंग नंबर एंटर्स कराने थे ना, तो आपने क्या किया, आपने बोला 7 पॉइंट, आपने पहले किया 5.4, उसके बाद आपने किया 6.7, फिर आप 2.2 कर रहे हो, फिर आप 4.5 कर रहे हो, और एंड में आपने कर दिया मान लो 1.9 कर दिया, ठीक है। तो ये आपने 5 नंबर्स एंटर करा दिए अपने 5 जो मेमोरी लोकेशंस है वहां पर। तो ये 5 नंबर्स आपके एंटर हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, लॉजिक समझना है। ये 5 नंबर आपके एंटर हो गए हैं, मैनुअली तो आपको पता है यहाँ पर 6.7 ही सबसे बड़ा है, लेकिन ये एल्गोरिदम हम कैसे लगा रहे हैं इसको देखो। हमने यहाँ पर क्या किया है, स्टार ऑफ डेटा, ये i इक्वल्स 1 से क्यों चल रहा है, इसका भी एक लॉजिक है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप ये देखो, स्टार ऑफ डेटा, स्टार ऑफ डेटा का मतलब क्या है, जो पहले एड्रेस पे वैल्यू सेव्ड है। आपको पता है कि जो डेटा है, ये जो डेटा है, ये पॉइंटर वैल्यू बेस एड्रेस पे पॉइंट कर रही है, अभी बेस एड्रेस पे पॉइंट कर रही है। और हम घुसते ही पहले क्या बोल रहे हैं, स्टार ऑफ डेटा मतलब 5.4 अगर छोटा है, ये स्टार ऑफ डेटा प्लस आई। और आपका फर्स्ट आइट्रेशन में i इक्वल्स 1 क्यों है, अगर आप i इक्वल 0 करोगे तो स्टार ऑफ डेटा प्लस 0, तो ये तो इसी से कंपेयर हो रहा होगा ना, तो आपको तो आगे वाले से कंपेयर करना है, इसलिए आप i इक्वल्स 1 से इनिशियलाइज करते हो। और इसमें आप बोलते हो स्टार ऑफ डेटा प्लस आई, मतलब डेटा प्लस आई करोगे तो ये पॉइंटर अरिथमेटिक है। पॉइंटर अरिथमेटिक से क्या होगा, ये आगे वाले एड्रेस पे जाके देखेगा और बोलेगा वहां की जो वैल्यू है, स्टार की वजह से ये वैल्यू को देखेगा। अगर ये जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू बड़ी है ये डेटा की वैल्यू से, मतलब 5.4 से अगर 6.7 बड़ा है, ये बात आपके फर्स्ट आइट्रेशन की हो रही है, i इक्वल्स 1 है, तो क्या होगा, तो होगा क्या, स्टार ऑफ डेटा क्या कर दो, इसमें एक नई वैल्यू डाल दो। और वो नई वैल्यू क्या डालो, स्टार ऑफ डेटा प्लस आई, तो इसमें क्या डाल दो, 6.7 डाल दो। तो फर्स्ट आइट्रेशन में ही इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। मान लो अगर आपने ये वैल्यू कुछ और एंटर करी होती जो 5.4 से छोटी थी, तो ये इफ की कंडीशन चलता ही नहीं। अब देखो आगे, अब आपका क्या हो चुका है, यहाँ पर वैल्यू 6.7 स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू 6.7 क्यों स्टोर हो जाएगी, क्योंकि इफ की कंडीशन चली है और स्टार ऑफ डेटा क्या हो गया है, स्टार ऑफ डेटा प्लस आई मतलब स्टार ऑफ डेटा प्लस 1 हो गया है, तो इसकी वैल्यू जाके यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। अब आपका नेक्स्ट आइट्रेशन में आओ, आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी क्योंकि आई प्लस प्लस होगा। आई की वैल्यू 2 के लिए ये फिर से लूप चलेगा, फिर उसमें क्या देखेगा, अगर स्टार ऑफ डेटा इज लेस देन स्टार ऑफ डेटा प्लस आई, आई की वैल्यू आपको पता है 2 है,
और डेटा क्या स्टोर करता है, बेस एड्रेस, और बेस एड्रेस पे स्टार डेटा क्या है, 6.7 हो चुका है। 6.7 अगर आपका डेटा प्लस 2 मतलब ये एक आगे फिर दो आगे, यहाँ की जो वैल्यू है अगर इससे छोटा है तो आप डेटा की वैल्यू कर दो स्टार ऑफ डेटा प्लस 2, तो हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि ये इफ की कंडीशन चली नहीं, तो फॉर लूप आगे बढ़ेगा और आई की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू 3 के लिए सेम चीज चेक होगी, लेकिन यहाँ पर भी स्टार ऑफ डेटा जो है वो बड़ा है स्टार ऑफ डेटा प्लस 3 से, तो स्टार ऑफ डेटा प्लस 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये फिर से इफ की कंडीशन नहीं चलेगी और फिर फॉर लूप बाहर आ जाएगा, आई प्लस होगा और आई प्लस होके आई की वैल्यू 4 हो चुकी है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर इसी कंडीशन को चेक करेगा, स्टार ऑफ डेटा 6.7 है और स्टार ऑफ डेटा प्लस आई मतलब स्टार ऑफ डेटा प्लस 4 मतलब 1 2 3 4, तो डेटा प्लस 4 1.9 है, तो फिर से ये इफ की कंडीशन नहीं चलेगी और आपका एंड में ये बाहर आएगा, फिर आई प्लस करेगा, लेकिन अब आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, नम भी 5 था, तो यहाँ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये आपका फॉर लूप ही खत्म हो जाएगा। और एंड में हुआ क्या, हमने एक एक वैल्यू को चेक करके सबसे पहले जो वैल्यू है मतलब बेस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे हमने अपडेट कर दिया और यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू ही रहेगी। हम कितने भी नंबर्स डालें, अगर हम 500 नंबर डालते हैं ना, 500 नंबर्स में से चेक होके जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना उन 500 नंबर में से, वो आपके बेस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी इस फॉर लूप की वजह से। और उसके बाद तो छोटा सा काम है, आपको प्रिंट करा देना है इस फॉर लूप के बाद कि लार्जेस्ट नंबर आपका क्या है, परसेंटेज 0.2f हमने क्यों किया है ये चीज देखना आप, मैं आपको अभी बताऊंगा। परसेंटेज 0.2f करके हमने स्टार ऑफ डेटा कर दिया, मतलब फर्स्ट जो आपके एड्रेस पे सेव्ड है, मतलब जो बेस एड्रेस पे वैल्यू सेव्ड है उसे प्रिंट करा दो, तो आपका लार्जेस्ट नंबर ही प्रिंट होगा। और 0.2 का मतलब क्या होता है, दो डेसिमल प्लेसेस की प्रेसिजन, ठीक है। और इस चीज को अभी मैं रन करके आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये बोल रहा है एंटर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमारा प्रोग्राम अभी कहाँ पर है, अभी हमारा प्रोग्राम यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम परसेंटेज डी की आपको यहाँ पर एक नंबर देना होगा और ये नंबर जाकर नम में स्टोर होगा और ये नंबर हम 5 ही देंगे, ठीक है। और हम अब हमें इसने पहला नंबर मांग लिया और ये क्या हुआ होगा, यहाँ पर फ्लोट डेटा हुआ, डेटा में वैल्यू सेव्ड हुई और यहाँ पर 5 हमने दिया है, तो 5 छोटे छोटे ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी बन गई होगी जो फ्लोट साइज की होगी। और इसके नीचे हम आके देखेंगे इफ की कंडीशन नहीं चली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यार एलोकेट तो हो ही गई होगी मेमोरी, हमने छोटी सी तो मेमोरी मांगी है इससे। ये वाला जो फॉर लूप है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला फॉर लूप आपका चल गया और इसमें क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर आपसे नंबर 1 मांग रहा है क्योंकि परसेंटेज डी की जगह हमने आई प्लस 1 दिया था और आई की वैल्यू 0 थी, तो नंबर 1 ये मांग रहा है और नंबर 1 की जगह हम यहाँ पर 3.4 डालेंगे, 3.4 के बाद हम 4.5 डालेंगे, ऐसे ही हम 5 नंबर्स यहाँ पर डालते जाएंगे, 6.7 डाल देंगे, अब 8.9 डालेंगे, अब लास्ट में मैं एक छोटी वैल्यू डाल देता हूँ, मान लो 1.2 डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा आ गया लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स 8.90, देखो हमने यहाँ फोर्थ नंबर जो आप था आपका लार्जेस्ट नंबर डाला था और एंड में जाके इसने 8.9 ही स्टोर किया अपने फर्स्ट वैल्यू पे, मतलब फर्स्ट एड्रेस पे आपका क्या स्टोर हो रहा होगा, 8.9 स्टोर हो रहा होगा और ये आपका प्रोग्राम यहाँ प्रिंट भी करा देगा। यहाँ पर हमने \n और \t का यूज किया है, उससे क्या हुआ, एक लाइन नीचे भी हो गई और यहाँ पर एक टैब स्पेस भी आ गई, तो इससे फायदा होगा ये कि आपका थोड़ा प्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है। और यहाँ पर हमने परसेंटेज 0.2 किया है, अगर ये चीज हम नहीं करते तो आपकी ये प्रेसिजन में नहीं आता। देखो यहाँ पर मैं फिर से इसे रन करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से 3 नंबर डाल देता हूँ, 2.2 2.3 डाल देता हूँ, फिर 4.5 डाल देता हूँ, फिर 6.7 डाल देता हूँ और आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 6.7 होगा, लेकिन यहाँ डेसिमल प्लेसेस बढ़ गई है क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो इसे आपको अगर कम डेसिमल प्लेसेस में चाहिए तो आप इसे ऐसे कर सकते हो और आपका आउटपुट जो है वो उतने ही डेसिमल प्लेसेस में आएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती है जो नॉर्मली बहुत सारे प्रोग्रामर्स कर देते हैं जब भी वो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कराते हैं, ये हमने मेमोरी तो एलोकेट कराई लेकिन उसे फ्री नहीं कराया, तो यहाँ पर हमारा काम बनता है कि हम अपना काम करने के बाद फ्री करा दे अपनी मेमोरी को और यहाँ पर डेटा दे देंगे क्योंकि डेटा हमने नाम रखा था पॉइंटर का, और यहाँ पर अपना सेमीकोलन लगा के अपना ये फ्री हो चुका है, अब डेटा मतलब फ्री हो गया आपका पॉइंटर, मेमोरी जो है ये जो मेमोरी होगी ना आपने जो एलोकेट कराई है ये अब फ्री हो चुकी है। और ये आपका फायदा अब क्या हुआ, जो आपने मेमोरी एलोकेट कराई थी उससे ही आप यहाँ पर और कोड भी लिख सकते हो, मान लो कोई बड़ा कोड है तो आपको और कोड लिखना है तो और दूसरा कोड लिख भी सकते हो और वहीं पे आप उसी मेमोरी को एलोकेट करा सकते हो। तो गाइज ये था आपका पूरा प्रोग्राम, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। हमने यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का एक एग्जाम्पल और एप्लीकेशन देखा
आप इस कोड को देखो और समझो और खुद टाइप करके इसे रन करा कर देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो गाइज आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को जाके। मैं यहाँ पर कोडिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।